हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर डिकोडेड। ये इस सीरीज का फाइनल वीडियो है जिसके अंदर हम पेपर वन का पार्ट टू ये डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। पेपर वन में हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर 57 तक जो है वो डिस्कस किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 58 ऑनवर्ड्स, और टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आई थिंक, जो आपका एओबी से आया हुआ है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, जिसके ऊपर लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। इस बार के जो आपके क्वेश्चंस हैं एओबी के, टोटली डिफरेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन उन्होंने कर रखी है कि ये नहीं पूछ रखा कि ये सब्जेक्ट कौन से डिपार्टमेंट से है, ये पूछ रखा है ये सब्जेक्ट इस डिपार्टमेंट में नहीं आता, नॉट, डज नॉट फॉल। तो ये जो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा, हर एक क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो इसके अंदर अगर आप इन चारों को देखोगे, तो इन चारों के अंदर जो पहला, दूसरा और ये चौथा, वो ए बी एंड डी, ये चार तीनों के तीनों जो हैं आपके इसके अंदर आते हैं। और जो है ये सी वाला जो है, ये सी वाला इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का पार्ट है। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 59 को करोगे, तो 59 के अंदर भी ये सारे के सारे एओबी के हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। सिंपली यू हैव टू चेक एंड चेक द आंसर। सिर्फ आपको बता रहा हूं, इसका आंसर आपका डी है, क्वेश्चन नंबर 59 का। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, तो 60 के अंदर आप देखेंगे आपका जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्लानिंग कमिटीज, सी, ये इसका आंसर है। ये इस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 61, ये आपका अब आरटीआई स्टार्ट हो गया। इस बार के आरटीआई क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सारे के सारे उसने सेक्शंस पूछ रखे हैं। तीन या चार क्वेश्चन तो सिर्फ आपके आरटीआई से ही कंसर्न है, मतलब आपके जो है सेक्शन 4 से ही कंसर्न है। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये कौन से उसके अंदर आता है, आप चेक कर लीजिएगा। ये आपका सेक्शन 5(2) है। तो 5(2) के अंदर आता है द पर्पज ऑफ स्यू मोटर डिस्क्लोजर। जैसे ही स्यू मोटर डिस्क्लोजर की बात आती है, स्यू मोटर डिस्क्लोजर आपका स्पेसिफिकली जो है सेक्शन नंबर 41(b) है, लेकिन यहाँ पे उसने इतना डिटेल में नहीं पूछा। तो आपको इसके अंदर आंसर जो है वो सेक्शन 4 तक ही सीमित रखना है। तो सेक्शन 4 आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, refusal to accept an application on the ground that the demand ड्राफ्ट, बैंकर, चेक, आईपीओ वगैरह इस ग्राउंड के ऊपर के वो अकाउंट्स ऑफिसर के नाम पे नहीं है, आप सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट करते हो, तो ये पर्टिकुलर चीज रिफ्यूजल मानी जाएगी। इसके ऊपर डीओपीटी ने एक 5 अगस्त 2008 इसको एक ओएम इशू किया था। इसका पैरा नंबर 2 पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर जो है पेनल्टी दी जा सकती है, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी दी जा सकती है। अब क्वेश्चन है कि पेनल्टी वाला सेक्शन कौन सा है, तो पेनल्टी वाला जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन सी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की। Which one of the following section of the RTA Act enables the government to prescribe application fee for the supply of information? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सेक्शन 6 जो है वो बात करता है आपकी पेमेंट की, जहां पे आपका इनिशियल जो है फी जो होती है वो 10 रुपीज होती है। उसी के अंदर लिखा हुआ है कि बीपीएल वालों के साथ जो है जो आपके सिटीजन्स हैं, उनसे आपको कोई फी नहीं लेनी है। उसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई उसके अंदर बाद में जब इंफॉर्मेशन देते वक्त अगर कोई वो जीरोक्स कॉपी वगैरह मांगता है, तो अप टू A3 साइज आप 2 रुपीज पर पेज जो है वो उससे फी ले सकते हैं। उससे अगर कोई बड़ा साइज है तो एक्चुअल जो आपने उसके अंदर पैसा खर्च किया वो ले सकते हैं। डिस्केट या आजकल सीडी या डीवीडी जो आपने प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन देते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो 50 रुपीज पर डिस्केट ले सकते हैं। पोस्टल चार्जेस ले सकते हैं इफ दे आर अबव 50 रुपीज। जो इसके अंदर आरटीआई रूल्स डीओपीटी ने इशू किए हुए हैं, इनिशियली वो 2012 में इशू किए गए थे, तो उसके अंदर जो रूल्स वगैरह के अंदर उन्होंने फी वगैरह प्रिस्क्राइब की हुई है, उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका
ए है। 64 का जो आंसर आपका ए है। अब हम बात करते हैं 65 की। विच ऑफ द फॉलोइंग section of the RTA Act 2005 provide that the public information officer may seek assistance of any other officer for proper discharge of his or her duty. Section 44 और 45 जो आपका बी के अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ये। उसके अंदर एक और वर्ड भी यूज किया हुआ है कि अगर सपोज करिए सीपीआईओ किसी ऑफिसर की असिस्टेंट सीख करते हैं, इन दैट केस दैट ऑफिसर हुज असिस्टेंट हैज बीन सॉट विल बी डीम्ड टू बी सीपीआईओ फॉर दैट पर्टिकुलर केस। इसका इफेक्ट सोचिए, इसका इफेक्ट ये है कि अगर सपोज करिए जिस ऑफिसर से असिस्टेंस मांगी गई है, अगर उसने असिस्टेंस नहीं दी या उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो इवन सीआईसी उस ऑफिसर को भी पिनलाइज कर सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप सीपीआईओ नहीं है तो आपको पिनलाइज नहीं किया जा सकता। उस ऑफिसर को भी पिनलाइज किया जा सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आरटीआई सेल। आरटीआई सेल जो आपका कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे, उसके अंदर जो आपका ये फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर है, थर्ड का मुझे कहीं कुछ मिला नहीं कि ये वाला भी उनका है या नहीं है, पर जो इसकी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के हिसाब से लगता है कि ये काम भी वही करेंगे जो आपका आरटीआई सेल है। तो इसके हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गेस किया है, जो कि ठीक होना चाहिए कि ये 1, 2 एंड 3 तीनों फंक्शंस आपके आरटीआई सेल के हैं। फर्स्ट और सेकंड तो लिखा हुआ है, एक ऑर्डर आया था डीओपीटी का, उसी में लिखा हुआ है आरटीआई सेल का जो फर्स्ट ऑर्डर आया था उसी में उन्होंने काम लिखा हुआ था, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअल में ऑनलाइन आरटीआई का कोई प्रोविजन था नहीं। तो इस वजह से जो है मेरे को जो ऑनलाइन आरटीआई का क्या करेंगे, वो उसके ऊपर अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे, उनका काम है या नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ मैंने देखा नहीं है अभी। पर ऑन द होल जो लगता है कि सिंस वो आरटीआई के कंसर्न में सारी की सारा एक्शन करते हैं, तो थर्ड काम भी वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 जो है इसके अंदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन एंड अपील। जो ये आपका है, इसके अंदर आप स्पेसिफिकली सेक्शन 25 पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 25 में आपको पता लग जाएगा कि ये और ये दोनों काम तो है ही। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर जो है वो ए है। थर्ड वाला मैंने कहीं देखा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 इफ एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी सीकिंग इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर। तो ये आपका कि आपको जो ट्रांसफर करनी है दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को, उसके अंदर क्या कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 63 से कंसर्न है। तो सेक्शन 63 इसके अंदर ही आपको दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करनी होती है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 54 में किसी और पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। दैट पर्टिकुलर ऑफिसर इज विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे जो करते हैं वो 54, इसी के अंदर आपकी टाइम लिमिट भी सेट होती है। अगर आपने किसी और ऑफिसर को ट्रांसफर किया जो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में है अंडर सेक्शन 54, उसके अंदर आपका कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है। उसके अंदर अगर आपको नॉर्मल अगर टाइम मिला हुआ है तो 30 डेज के अंदर ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आप उसको चाहे 2 दिन में ट्रांसफर करो, चाहे उसको 4 दिन में ट्रांसफर करो, या कुछ भी करो, किसी को उसको कंसर्न नहीं है। जो सिटीजन है उसको उसको कोई कंसर्न नहीं है। बट अगर आप 6(3) में करते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी डिसाइड की हुई है। वो टाइम लिमिट क्या है कि आपको विद इन 5 डेज आपको दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करनी है अंडर द इंटीमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीजन। और वहां पे जो 30 डेज का टाइम कहां से स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है जिस दिन सेकंड पब्लिक अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन मिल जाती है। तो ये डिफरेंस है आपका सेक्शन 54 और 63 में। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेक्शन 63 है, और वो आपका आंसर ए है। 69 क्या बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन हु डिजायर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन अंडर एक्ट shall make a request in writing or through electronic mean in English and Hindi only और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। अगेन ये भी आपका सेक्शन 61 है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। दो देखिए, दो क्वेश्चन आ गए आपके सेक्शन 6 से।
सेक्शन 4 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 इंफॉर्मेशन मींस एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। अगर आप सेक्शन 2F को पढ़ेंगे तो पहले 5 वर्ड्स यही लिखे हुए हैं और वे आपकी डेफिनेशन सेक्शन 2F के अंदर लिखी हुई है इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 एनी कंप्लेंट made against an officer of the government and any possible action the authorities might have taken on the complaint qualifies as the personal information within the meaning of the section। अब जब भी हम पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, बेसिकली जो आरटीआई के अंदर सेक्शन 8 जो है वो जो बात करता है एग्जम्पशंस की, उसके अंदर 10 एग्जम्पशंस हैं 8(1)A से लेकर 8(1)J तक, जिसके अंदर वो आपका सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हो गया, फिड्यूशरी रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट उसके बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन की और वो लिखी हुई है 8(1)J के अंदर। पढ़ लीजिएगा। बहुत आरटीआई क्वेश्चन अगर आपने सेक्शन वाइज याद किए हुए हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। हाँ, अगर आपने सेक्शन से याद नहीं किए हैं तो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर भी आपका जो इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था, उस सर्कुलर के अंदर यही बताया था कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो वो सर्कुलर डीओपीटी की वेबसाइट पे शायद अवेलेबल भी है और ये दोनों चीज आपका उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये दोनों चीज आपको उसके अंदर देनी है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बोथ 1 एंड 2 होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट कास्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम program to advance the understanding of the public about the exercise of the right to the information। तो इसकी अगर आप बात करेंगे, आप पढ़िए सेक्शन 26(1)A, उसके अंदर ये पर्टिकुलर के अंदर जो है सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। और Question number 74. Which one of the following section of the RTA Act 2005 provides that the first appellate authority should dispose of the appeal within 30 days of the receipt of the appeal? तो जहां पे अपील की बात आती है तो 74 जो है वो आपका लिखा हुआ है सेक्शन 196। ध्यान से पढ़िएगा उसको, उसके अंदर एक बात और लिखी हुई है कि ये जो आपकी टाइम लिमिट 30 डेज की है, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 45 डेज। यानी कि फर्स्ट अपील अगर एपलेट अथॉरिटी चाहे तो 45 डेज में भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है मैक्सिमम टाइम। ओनली थिंग इज अगर 30 डेज से एक्सीड करती है और 45 डेज में जाती है, दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। 196 में पढ़ लीजिएगा, ये भी बात उसके अंदर ऐड की हुई है। 75, it is obligatory for all the public authorities under which of the following section of the RTA Act to publish all relevant facts which formulate important policy and announcing decision affecting the public। तो 75 की अगर आप बात करेंगे तो 75 इसकी अगर आप बात करेंगे, एक मिनट रुकिए, इसका इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका ए। 41C में लिखा हुआ है। तो 41C के अंदर जो लिखा हुआ है कि आपका कोई भी अगर आप पॉलिसी बनाते हैं और उसको आप सुमोटो डिस्क्लोज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। 76 का आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आरटीए एक्ट 2005 गिव्स पावर टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू रिक्वायर द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट the complainant for any loss or any other determined suffered। तो 76 जो है, 76 का आंसर आपका बी है। ए एज इट इज जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिखी हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन की बात है नहीं, इसलिए मैं इसके अंदर इतना एक्सप्लेन आपको कर नहीं रहा हूं। जहां पे एक्सप्लेनेशन की बात आती है मैं आपको बता देता हूं। 77 in compliance with the provision of which of the following section of the RTA Act 2005 is it advised that public authorities may proactively disclose। अगेन ये फिर वही आपका सेक्शन 4 से कंसर्न आ गया। इसका आंसर भी आपका सेक्शन
4 ही है। और इसके ऊपर 77 के ऊपर जो है डीओपीटी ने एक ओएम निकाला था, कहीं आपको आरटीए में मेंशन नहीं है। डीओपीटी का जो ओएम नंबर है, ओएम नंबर है 1/8/2012-1 डेटेड 11 सितंबर 2012। ये ओएम नंबर है 1/8/2012 डेटेड 11 सितंबर 2012। इस ओएम के अंदर उन्होंने बताया था कि कोई भी अगर आपकी जेएस एंड अबव की टूर जो है, फॉरेन टूर हैं, उसके ऊपर जो भी आपका एक्सपेंडिचर वगैरह आपने किया उसकी डिटेल है वो आपको प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करनी है। और ये सेक्शन 4 के अंडर में था। इस ओएम को पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आरटीआई एक्ट के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है। Which one of the following section of RTA Act 2005 lays down the information which should be disclosed by the public authority on suo motu? अगेन देखिए, फिर वही दोबारा आपका सेक्शन 4 के ऊपर आ गया है क्वेश्चन। आंसर इसका सी है। चौथा क्वेश्चन है ये सेक्शन 4 के ऊपर। द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी made keeping in mind the provision of which of the following section of the RTI Act? बेसिकली यहाँ जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है एग्जम्पशंस की। और एग्जम्पशंस की जब आप बात करते हो तो एक कुछ आपकी जो एग्जम्पशंस है वो सेक्शन 8 में लिखी हुई है। सेक्शन 9 के अंदर वो बात कर रहा है कॉपीराइट की। सेक्शन 10 के अंदर जो है बात करता है वो सिविरेबिलिटी की बात करता है। और सेक्शन 11 के अंदर वो बात करता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की। तो आपको जब भी कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी है, इन दैट केस यू हैव टू कीप ऑल दीज 4 सेक्शंस इन माइंड कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो आपका आंसर सेक्शन 8 टू सेक्शन 11 है। अब हम बात करेंगे 80 CAG paras dealing with the information about the issues of sovereignty and integrity of India। वर्ड ध्यान देखिए, sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific and economic interest, same to same language of the state and information covered under which of the following section of the RTA is exempted। जब भी एग्जम्प्टेड की बात आती है सेक्शन 8 कम इनटू पिक्चर, और ये जो वर्डिंग है वो आपको मिलेंगी सेक्शन 8(1)(a) के अंदर में। तो उसके हिसाब से इतना डिटेल में पूछा नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से जो आपका आंसर है, इसका आंसर है आपका डी। अब हम बात करते हैं 81 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आप में से जो लोग भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। और इसका आंसर जो है वो आपका आंसर है बी। 82 द dilemma of measuring the development level of the economics was solved once the United Nations Development Program published its first human development report in। तो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपकी पब्लिश हुई थी वो पब्लिश हुई थी आपकी 1990 के अंदर। उसके अंदर कुछ बोला गया था, अभी भी शायद रिसेंटली जो है एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर इंडिया का एक प्लेस है। वो आप देख लीजिएगा वो रिपोर्ट के अंदर क्या प्लेस है। थोड़ा सा नीचे है, इस वजह से जो है मैं भी यहाँ पे पब्लिकली वो नहीं कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा उसके अंदर। हाँ, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर 3-4 ये फैक्टर्स होते हैं। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूँ। वो क्या है कि जब हम बात करते हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर सिर्फ उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखा जाता। एचडीआई के अंदर वो 2-3 बातों के ऊपर गौर करते हैं। नंबर एक जो है, एट द टाइम ऑफ बर्थ सर्वाइवल रेट क्या है, बच्चों का सर्वाइवल रेट क्या है, कितना जो है उसका डेथ रेट क्या है उसके अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड थिंग वो बात करते हैं कि उन्हों जो आपके सिटीजन्स हैं, वो सिटीजन का एवरेज स्कूलिंग कितनी हुई है, कितने टाइम उन्होंने स्कूल में स्पेंड किया है ऑन द एवरेज, उसके ऊपर बात करते हैं। एंड थर्ड जो है वो बात करते हैं उनकी इनकम की, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते हैं कि उनके पास स्पेंडिंग के लिए कितना पैसा है, कितना वो एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं। तो इन सबको मिला के जो है ये आपका एचडीआई डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो आपकी रिपोर्ट आई थी वो 1990 में आई थी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे हुए हैं।
जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो आई थी वो 1990 के अंदर आई थी। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 83 है, एक्चुअली में मुझे ये क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इसका लेटेस्ट वाली एसजीआई जो है पढ़ी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अंदर जो स्केलिंग है वो स्केलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि वेरी हाई जो है आपकी जो स्केलिंग है वो ग्रेटर देन 0.8 वालों को हम वेरी हाई देते हैं। बेसिकली जो स्केलिंग होती है वो स्केलिंग 0 to 1 के बीच में होती है इसके अंदर। और उसने बोला कि जो वेरी हाई है कंट्रीज हैं, नॉर्वे वगैरह है, ये सब जो है टॉप मोस्ट कंट्रीज है, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह। तो ये इसके अंदर जो 0.8 एंड अबव हैं उनके लिए उनको वेरी हाई बोलते हैं, कि दे हैव वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो आपका 0.7 से लेकर और 0.799 तक है उसको वो हाई बोलते हैं। मीडियम वाला जो है वो 0.550 एंड 0.699 के बीच में होता है। और एवरेज वाला जो है वो उसके बिलो के अंदर बात करते हैं, यानी कि वो उन्होंने बोला कि 0.44, इससे 0.550 से बिलो जो है वो आपका लो वाला है, उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो इसके अंदर जो सारा का सारा जो मुझे लगता है उसके हिसाब से जो ये वाला जो आपका फैक्टर है वो हाई के अंडर में आता है, और इन्होंने इसको मीडियम में कर रखा है। इसके हिसाब से मैं इसका बी मार्क कर रहा हूं। पर अगेन ये क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए बिल्कुल फिट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो रैंकिंग है वो मेरे हिसाब से रॉन्ग है, जो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है और जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसके हिसाब से। अगला 84, द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड। ये आपका सी आंसर है, 20 मार्च। इसके बाद आपका 85, 85 के अंदर जो है उन्होंने बोला है नजेस कैन बी यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग विद इफेक्टिव आउटकम्स बाय मेकिंग पॉलिसी एक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले नजेस का मतलब समझिए क्या है। ये कोहनी होती है, कोहनी, उसको बोलते हैं नजेस। इसका इकोनॉमिक्स के अंदर यूज देखिए। आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, अब मॉल्स वगैरह के अंदर अपने बच्चों के साथ जाते हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर जो है एक स्टोर के अंदर घुस गए शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग करने के लिए, बच्चे आपके साथ में हैं। तो जब आपका बिलिंग का टाइम आता है तो बिलिंग के टाइम अगर देखिएगा आसपास जो है, बिल्कुल जहां बिलिंग का काउंटर होगा ना उसके आसपास क्या होगा, ऐसी आइटम होंगी जहां पे जो बच्चों को अट्रैक्ट करेंगी। कोई आपका खिलौने की चीज होगी, कुछ ऐसा चीज होगी। तो उसमें होगा क्या, जैसे ही आप बिलिंग करवाने जाएंगे बच्चा आपके साथ है, वो उसको देखेगा और पक्का बोलेगा मम्मी पापा मुझे ये दिलवा दो। ओके, तो क्या होगी, उनकी सेल होगी होगी। अब वो ऐसी पोजीशन होती है, आप बच्चे को काउंटर नहीं कर सकते कि नहीं दिलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, एवरीबडी इज अराउंड। तो ये एक इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं नज। विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के आप उसकी सेल को इंक्रीज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नज। ये आपका बिजनेस मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के अंदर है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इफेक्ट नहीं करती है। यहाँ पे आपका सोशल चीजें हैं, जो आपके सोशल कस्टम्स हैं, रिलीजियस नॉर्म्स हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम एक स्पेसिफिक उसकी बात करें, हिंदूज की बात करें, तो अगर आप किसी एक हिंदू सोसाइटी के अंदर आसपास रह रहे हैं और वहां पे आप की जो शॉप है वो नॉन वेज सेल करने की शॉप है, तो नॉन वेज सेल करने की शॉप है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया अगर कोई रिलीजियस डेज चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेटली सेल नहीं होगी। तो इसका मतलब जो लोगों का बिहेवियर है उनके सोशल्स एंड रिलीजियस नॉर्म्स को अफेक्ट करता है, यहाँ पे लिखा है नहीं करता है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका जो आंसर है वो आपका ए है। 86, which one of the following is aimed as supplying those goods and service to the disadvantaged and marginal section of society which are bare minimum but essential in nature। ये जो आपकी बात है ना, ये स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज किया हुआ, आंसर इसका बी है। लेकिन इसको समझिए कि ये आपका जो 12th 5 ईयर प्लान था उसके अंदर उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
उसमें बोला था कि जो भी हमारे मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, उनको जो बेसिक नीड्स हैं, खाने की नीड्स हैं, या अभी जिस तरह हमारी गवर्नमेंट जो है वो चला रही है मेडिकल के लिए जो है आपका आयुष्मान भारत स्कीम्स वगैरह वो सब चला रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये सब असेंशियल नीड्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे सब्सिडाइज रेट। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आप बोलोगे सर ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, बट उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी को जो इस यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म पॉलिसी बोला गया है, कि हमारा अल्टीमेट पर्पस उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का है, तो हम इसको एज ए शॉर्ट टर्म पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है वो डिफरेंट बात है। 87 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग। तो नीति आयोग के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो इसके अंदर बोथ 1 और 2 ये आपका होना चाहिए। 88 द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया हैज टू बी कंप्लीटेड वाया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। 1991 जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया था और हमने जो है अपने मार्केट्स पूरी दुनिया के लिए खोल दिए थे, तो ये 3 कीवर्ड्स थे और इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे ना एलपीजी ऑफ इकोनॉमिक्स गूगल के अंदर करेंगे, यू विल गेट दीज 3 वर्ड्स। तो बेसिकली तीनों ये आपके उसी से कंसर्न है, जो रिफॉर्म्स के कंसर्न है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर आपका डी है। 89 the rate of inflation is the rate of change of price level of which of the following। अगेन ये भी आपका इकोनॉमिक से कंसर्न क्वेश्चन है और इसके अंदर आपका जो आंसर है वो ए आंसर है। इसका फार्मूला है, जो लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं हैं उसको देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन करने वाली इसमें कुछ है नहीं, फार्मूला है, फार्मूला आपको याद करना है। 90 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with an overall objective of bringing transparency in the Indian real estate market, the housing price index is expected to serve some high important and timely purposes। तो ये आपकी जो रिपोर्ट है हाउस, जो आपका प्राइसिंग का जो आपका इंडेक्स है, ये इंडेक्स आरबीआई रिलीज करता है। फर्स्ट टाइम 2007 में रिलीज हुआ था। और इसके अंदर करते क्या हैं, उस टाइम जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था, जो इंडिया के अंदर 10 मेजर सिटीज थी उसके प्राइजेस कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके ऊपर ये आरबीआई की रिपोर्ट थी। उससे पता लगता था कि क्या जो है आपके जो ये, बिकॉज हाउसिंग इंडिया के अंदर एक प्रेस्टिज माना जाता है, बट अदर कंट्रीज के अंदर इसको एक एसेट माना जाता है, इकोनॉमिक एसेट माना जाता है, एक फाइनेंशियल एसेट माना जाता है। तो उसके अंदर से ये कहीं मुझे मिला नहीं कहीं पे भी, सिर्फ यही जो आपको लिटरेचर आपसे शेयर कर रहा हूँ वही मिला है। और इसका जो आंसर है वो आंसर मैं गेस कर रहा हूं। मेरे हिसाब से ये आंसर ए बी सी तीनों ही होना चाहिए। हालांकि मुझे जो नंबर 1 है वो नंबर 1 जो है वो उसमें डाउट लग रहा है कि ये एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। सेकंड और थर्ड तो इसका ऑब्जेक्टिव है ही है। फर्स्ट वाला आई डाउट, बट डेफिनेटली जो आपके प्राइजेस वगैरह होते हैं वो ब्रोकर्स वगैरह, क्योंकि इंडिया के अंदर जनरली जब हम देखते हैं प्राइजेस, एक्चुअल प्राइजेस कुछ और होते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्ट्रेशन फी दी जाती है वो किसी और प्राइस पे होती है। तो इसके ऊपर मैं डाउटफुल लग रहा है मुझे, बट ठीक है, जो भी इसके अंदर आपको लगता है, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। 91 consider the following statement, the major trait of depression could be as given below। देखिए जब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं ना, अगेन जिन जो भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको ये चीज ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। जब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो बिजनेस साइकिल के अंदर ऐसा बिजनेस साइकिल चलता है। लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर डिप्रेशन नहीं आ सकता, रिसेशन नहीं आ सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी भी कंट्री के साथ नहीं होता ऑफ कोर्स। लेकिन हमारे साथ ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, हमारी खुद की मार्केट है, खुद हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। जो ये बिजनेस साइकिल हमेशा ऐसा चलता है, ये बिजनेस साइकिल है। इसके अंदर जब आपकी ये एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं, ये आपका क्या है, बूम पीरियड है, एक्सपेंशन हो रही है, और फिर अल्टीमेटली एक पोजीशन के बाद डाउन होना ही होना है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, तो ये डिप्रेशन
हम इसमें क्या क्या चीज देखते हैं, इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ अब एज ए बिजनेसमैन सोचिए कि जब ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्राइजेस इतने कम कर दूंगा कि मैं कम से कम सरवाइव कर पाऊं उस पर्टिकुलर पीरियड को। तो जब प्राइसेस कम होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, वो आपका लो होगा। तो 91 के अंदर अगर आप इसको चेक करेंगे, इसका आंसर डी है। ये तीनों ही चीजें होती हैं आपकी जब डिप्रेशन आता है। 92, out of the many reasons forwarded by the experts responsible for the failure of the land reforms in India, the following could be considered the most important ones. लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ये रिपोर्ट एक आई थी, और उसके अंदर आपका जो इसका आंसर मेरे हिसाब से बन रहा है वो सी बन रहा है। ए बी एंड सी ये तीनों ही रीजंस हैं। करप्शन इन द पब्लिक लाइफ जो है, आपका पॉलिटिकल विल एंड जो है बाकी जो पहले वाला दे रखा है, तो तीनों ही इसके आंसर हैं। 93, द एमएसपी आर फिक्स्ड एट द इंसेंटिव लेवल टू फुलफिल द फॉलोइंग पर्पसेस। तो इसके अंदर इसका आंसर जो है वो आपका 2 और 3 है। इसका जो फर्स्ट है वो आपका आंसर नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि फार्मर्स इसके अंदर मोर इन्वेस्टमेंट करें। अगर उनको पता लग जाएगा कि मेरे को इतना एमएसपी तो मिलना ही मिलना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसको, एमएसपी की फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इस प्राइस के ऊपर तो अगर मार्केट में आप नहीं बेच पाए तो गवर्नमेंट आपसे परचेज कर लेगी। तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को जब लगेगा कि हाँ मुझे इतना प्राइस मिलना है, तो वो ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। There have been a certain anomalies in India food management under the PDS which need immediate action। तो यहाँ पे दो चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, और मेरे हिसाब से दोनों की दोनों करेक्ट हैं, और इसका आंसर सी होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे कहीं पे भी इसका लिटरेचर नहीं मिला है, तो मैं उसके अंदर जो भी सपोर्टिंग लिटरेचर है उसके हिसाब से अपने हिसाब से आंसर को गैस कर रहा हूँ। जब यूपीएससी कीज रिलीज करेगा तो मेरे आंसर में और उस आंसर में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट लेट्स सी, देखते हैं मैं कितना पास होता हूँ। 95, supply chain activity covers everything such as product development, sourcing, production, logistic। अगेन ये भी आपका जो लिटरेचर गूगल से मिला है उसके हिसाब से ही मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, और इसके हिसाब से ये चारों एक्टिविटी सप्लाई चेन एक्टिविटी का पार्ट हैं। 1 2 3 4 ये इसका आंसर होना चाहिए। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड ऑन, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगता है कि इसके ऊपर चैलेंज होना चाहिए। बेसिकली जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी वो 1948 में आई थी, अप्रैल में आई थी, ये यहां तक तो करेक्ट है। उस टाइम के जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। ओनली इशू ये है कि ये 8 अप्रैल लिखा हुआ है, और मेरे हिसाब से वहां पे इसका आंसर 6 अप्रैल है। तो लेकिन उसके हिसाब से भी मैं आंसर इसका जो है आपका बी ही मार्क कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सभी इन्होंने मिक्स कर रखा है, 8 6 को मिक्स कर रखा है। तो हो सकता है एक वन काइंड ऑफ टाइपोग्राफिकल एवर एरर हो इसके अंदर, उसके अंदर मिस हो गया हो। तो मेरे हिसाब से ये चैलेंज होगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, लिटरेचर में यही लिखा हुआ है। सम पोर्शन ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड शुड बी यूज्ड, ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो आपका एक डिपार्टमेंट है उसके हिसाब का ये ऑब्जेक्टिव है उस उठा रखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका, कि जिस पर्टिकुलर पीएसयू को हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं उसी के अंदर आप जो है अपग्रेड कर पर्पज से उसके अंदर इन्वेस्ट करो। ये है इसके ऑब्जेक्टिव 2 3 और 4। तो 97 का जो आंसर है मेरे हिसाब से 2 3 और 4 इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं 98 की। 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आजकल आपको मालूम है किसकी बात चल रही है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया होगी, एफडीआई आएगा, मेक इन इंडिया होगी, देन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, मेक इन इंडिया होगी तो आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, अदर ऑल अदर थिंग्स जो है वो सारे के सारे से कनेक्टेड हैं। तो इसका आंसर मेक इन इंडिया है। Which one of the following would be achieved through measures such as increased supply of the cheaper domestic coal linkages? ये इसका जो है
इसके ऊपर एक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने रिलीज की थी। ये आपका इसकी एक रिपोर्ट आई थी, इसको हम बोलते हैं कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी। कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये आई थी, और इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज हुआ था 8 फेब 23 को। और ये जो आपका आउटकम था, वो एक इंटर मिनिस्ट्री ग्रुप बना था 2014 के अंदर। उसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह किए गए थे, और इसके अंदर जो इसका आंसर है आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी। 100 द फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन जो बहुत ही वेग डिजाइन किया हुआ है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। एक इसका जो आपका प्रोजेक्ट है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी उसके अंदर है। उसकी रिपोर्ट आई थी 1990 के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो इसकी बात हो रही है ना, वो बात हो रही है अहमदाबाद मुंबई ट्रेन की। अहमदाबाद मुंबई जो है आपका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो उसके ऊपर बात हो रही है। आई थिंक 2024 में हमें अपनी फर्स्ट बुलेट ट्रेन मिल जानी चाहिए। लेकिन ये उसकी बात हो रही है, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ उसका। तो अब ये गैस करना बड़ा मुश्किल था कि ये क्वेश्चन किससे कंसर्न है, कौन से प्रोजेक्ट से कंसर्न है। मैंने भी जो इसके आंसर्स हैं उस आंसर से इस क्वेश्चन को रिजोल्व किया है, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि जो आपका मुंबई अहमदाबाद की जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई थी जुलाई 2015 के अंदर, और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था दिसंबर 2015 में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है। बट अगेन ये क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा मुझे नजर आया। आई डोंट नो कि इतना कैसे इसको कैसे डिजाइन किया है, क्या पूछना चाह रहा है। तो लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। अगेन ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन है। जब भी मैं ई हेल्थ की बात सुनता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि भैया हेल्थ ने किया होगा। पर इंटरेस्टिंगली जो ये आपका स्कीम लॉन्च की थी, वो स्कीम लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और ये आपका 27 मई 2021 को जो है, वो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और इसको आप पढ़ लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको इसका मिल जाएगा। ये स्कीम उनकी स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 102, द मोटो सत्यमेव जयते हिंदी में ही लिखा हुआ है, और हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 103, विच पार्क अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडिया फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। इसका आंसर बी है। और ये कौन सी एजेंसी ने इसको किया है, वो आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये फेब 2022 में उन्होंने इसको किया था। तो उसके हिसाब से जो है इसका आंसर है। इस पर्टिकुलर जो आपका अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है हरियाणा के अंदर, इसका टोटल जो एरिया है वो 390 एकर्स का है। 300 डिफरेंट स्पीशीज हैं इसके अंदर। वो उसके अंदर डिटेल आप इसको सर्च करेंगे गूगल के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर इसका आंसर आपका बी आंसर है। 104, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट स्ट्रांगली रिकमेंड द पर्पस प्रपोज्ड फॉर गारंटी नंबर ऑफ डेज। 100 डेज तो हम जानते ही हैं, और उन्होंने प्रपोज किया था कि इसके अंदर इसको इंक्रीज करके 150 डेज किया जाए। ये भी एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, और उसके अंदर ये आई थी आपकी 28 फेब 2022 को ये रिपोर्ट आई थी। इसको आप देख लीजिएगा, मनरेगा के अंदर जो है जो उसकी मिनिस्ट्री है उसके प्रेस रिलीज के अंदर ये बताया गया था। 105, द 15th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट विच एंडोर्स इंडियन ईयू स्ट्रेटजी। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 2020 के अंदर, 15 जुलाई 2020 को ये हुई थी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कुछ आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 106, ऑपरेशन सद्भावना, इसके बारे में पूछा है उसने। ऑपरेशन सद्भावना कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसके अंदर जो इंडियन आर्मी ने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया है, और इसका एक स्पेसिफिक मोटो है। अ, एक उसका मोटो उन्होंने दिया था, जवान और अवाम, अमन है मुकाम। ये मोटो है इसका। 5 फोकस एरिया हैं इसके, कि आर्मी जो है जे एंड के अंदर जो है कुछ चीजों के ऊपर काम करेगी, जिसके अंदर एक है आपका एजुकेशन का, जो वहाँ के यूथ हैं उनकी एजुकेशन का। इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर काम करना है। वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। तो ये 5 फोकस एरिया हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के, जो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट कहाँ हुआ है, जे एंड के, और थोड़ा सा इसका जो है लद्दाख का नाम है नहीं, तो इसका आंसर जे एंड के ही है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बीइंग द ओल्डेस्ट लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका द चार्टर एक्ट 1833, इसके उसके अंदर ये आया था। Question number 108. Supreme Court Rule 2013 replacing the 1966 rules have been framed under which article of the Constitution of India? Again क्वेश्चन दोबारा आने शुरू हो गए। ये आपका आर्टिकल 145 है। विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द फिनटेक ओपन समिट? अब फिनटेक क्या होता है, इसको मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फिनटेक का मतलब क्या है। बहुत ही एक कैची वर्ड है, आजकल बहुत चलन के अंदर है। बट ये जो देख रहा है वो देख रहा है आपका नीति आयोग ने इसको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मिशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत? तो इसके अंदर सब कुछ ठीक लग रहा है, चारों के चारों ठीक लग रहे हैं, बस यहाँ पे एक वर्ड की वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनहुड, ठीक है, जबकि एक्चुअल में जो है इसके अंदर आंसर जो इसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए कॉमन आइडेंटिटी। अगर इसका मिशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये वर्ड नहीं है, नेशनलहुड नहीं है, कॉमन आइडेंटिटी वर्ड है। इस वजह से ये आपका डी रॉन्ग हो गया है। Which among the following is not the area of the concern of social defense under the Ministry of Social Justice and Empowerment? यहाँ पे अगर इन चारों को देखेंगे, जो ये है, ये आपका इसका टारगेट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो आपका मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर है, ये लेबर मिनिस्ट्री है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसके कंसर्न में है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया है। 112, which one of the following is known as the father of the white revolution in India? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कोरियन साहब हैं, ए आंसर है। In which city of the India is the institution by the name National Water Academy established? ये पुणे के अंदर है। पहले जो है इसका जो नाम था वो कुछ और था, इसको बोल रहे थे सेंट्रल ट्रेनिंग यूनिट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर में है। अभी इसका नाम चेंज हुआ है और उसका नाम बदल के नेशनल वाटर एकेडमी कर दिया गया है। पुणे के अंदर एस्टेब्लिश है, और ये रिसेंटली न्यूज में थी, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आखिरी 7 क्वेश्चन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट एस्टेब्लिश द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1766? वॉरेन हेस्टिंग इनका नाम है, ए आंसर है इसका। विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड द विकासपीडिया इंडियन डेवलपमेंट गेटवे? किसने किया है? माइटी इसका नाम है, ए ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 116, इन विच इवेंट डिड द 94-year-old भवानी देवी फ्रॉम हरियाणा क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022? कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये आपकी चैंपियनशिप हुई थी फिनलैंड के अंदर। इसमें जो ये भवानी देवी जी हैं 94-year-old, इन्होंने 3 मेडल्स लिए थे, एक गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। जो 2 ब्रॉन्ज मेडल थे वो शॉर्ट पुट के अंदर थे,
पर यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि गोल्ड मेडल किस कौन सी इवेंट में लिया था। वो आपका 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर लिया था इन्होंने। ठीक है, इनका जो पोता है विकास डागर, वो भी एक एथलीट है। जब ये वापस आई थी वहां पे इन्होंने इसको रिसीव किया था दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। ऑल दिस फैक्ट्स यू कैन फाइंड ऑन गूगल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द G7? तो अगर आप उसको चेक करोगे, इंडोनेशिया नहीं है इसके अंदर। बी आंसर है। द इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 29 अप्रैल टू सेलिब्रेट। इसका आंसर बी है, जीन जॉर्ज नोवेल। 119, which country has the largest number of paid newspaper in India, in world? आंसर इसका इंडिया है, इसलिए मेरा मुंह से इंडिया निकल गया। Last question of this particular paper. Which among the following is interested with the guarding of the Indian Nepal Indian Bhutan border? आपको मालूम है अभी ये इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है वो न्यूज में था। दैट्स वाई उन्होंने एक आंसर पूछा है। इसका आंसर आपका एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। ये इसका आंसर है। अगेन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर भी आपको बोला था कि आई कैन नॉट से कि सारे के सारे जो आपके आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं, बट डेफिनेटली मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सब के सब आंसर्स आपको करेक्ट हों। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आंसर ऐसा है जिसको चैलेंज किया जा सकता है, यू हैव सम इंफॉर्मेशन कि हाँ इसके अंदर ये आंसर नहीं, ये आंसर होना चाहिए, प्लीज कमेंट के अंदर उसको बताइएगा। आई विल करेक्ट इट एंड आई विल शेयर इट विद ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो भी कंसर्न लोग हैं जो इससे कनेक्टेड, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, उसको फॉरवर्ड करिएगा, चैनल को फॉलो करिए एंड इसको लाइक कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।